गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बीएससी बीएड पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड चल रहा है सिस्टमेटिक ऑफ एंजियोस्पर्म, और इसमें हम पढ़ रहे हैं जाति, वंश और कुल की संकल्पना, यानी वर्गीकीय संवर्गों की संकल्पना। ये हम पढ़ रहे थे और उससे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा है, हमने इससे पहले इसमें वर्गीकी के बारे में ही जाना था, जिसमें द्विनाम पद्धति के बारे में मैंने आपको बताया था। तो जो वर्गीकीय संवर्गों की संकल्पना है उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जो भी वर्गीकरण दिए जाते हैं वो इस आधार पर दिए जाते हैं अधिकतर कि पादपों में परस्पर प्राकृतिक और आनुवांशिक संबंध पाए जाते हैं। प्राकृतिक और आनुवांशिक संबंध उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और वर्तमान जो पादप है वो अपने पूर्वजों से विकास के दौरान, निरंतर विकास के दौरान उत्पन्न हुए हैं, यानी कि वर्तमान स्वरूप में पाए जाने वाले पादप अपने पूर्वजों से निरंतर विकास के दौरान उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और अब यानी जो बने पादप हैं नए, उन पादपों में विकास के साथ साथ कुछ नए लक्षणों की भी उत्पत्ति हो चुकी है, यानी कि कुछ नए लक्षण भी उनके अंदर उत्पन्न हो गए हैं। तो इन नए लक्षणों की उत्पत्ति से ये पादप अपने पूर्वजों के लक्षणों से जो समानता रखते थे, तो समानता के आधार पर ये पादप अपने पूर्वजों से थोड़ा भिन्न हो चुके हैं, यानी पूर्वजों और वर्तमान पादपों की समानता के लक्षणों में कुछ अंतर आ चुका है, यानी कि कुछ कमी आ चुकी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक क्या करते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक पादपों का वर्गीकरण करते समय कुछ अनुमानों और कल्पनाओं को आधार बनाते हैं, ठीक है, और उसी को हम वर्गीकीय संकल्पना कह सकते हैं। तो अब पारस्परिक संबंधों, पादपों के पारस्परिक संबंधों का आकलन कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर किया जाता है। दोबारा से इसको समझेंगे हम। देखिए, हम पढ़ रहे हैं वर्गीकीय संवर्गों की संकल्पना, और वर्गीकीय संवर्गों की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो वर्गीकीय संवर्ग जैसे हम पढ़ते हैं जीनस, फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, फिर ऊपर डिवीजन, क्लास, जितने भी ये संवर्ग हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये बता रहा हूँ मैं। तो इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में प्राकृतिक और आनुवांशिक संबंध पादपों के अंदर पाए जाते हैं, इसको आधार बनाया जाता है। तो वर्तमान पादप अपने पूर्वजों से निरंतर विकास की अवस्थाओं से गुजरकर विकसित हुए हैं, और इन विकास की अवस्थाओं के दौरान इनमें नए लक्षणों की भी उत्पत्ति हुई है, नए लक्षण भी इनके अंदर बने हैं, और इन नए लक्षणों की उत्पत्ति से ये अपने पूर्वजों से लक्षणों के आधार पर जो समानता रखते थे उनमें कमी आ चुकी है, यानी कि पूर्वजों से जो लक्षण इनके मिलते थे उन लक्षणों में कमी आ गई। और इस कमी को एक तरह से, इस कमी को पूरा करने के लिए, ताकि आधुनिक वर्गीकरण सुगमता से हो सके, इस कमी को पूरा करने के लिए ही आधुनिक वैज्ञानिक कुछ कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर पादपों के पारस्परिक संबंधों का आकलन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे समूह, ये जो कारण जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इन्हीं कारणों से पौधों के ऐसे समूह जो निकट से संबंधित हो, निकटता से संबंधित हो, उनको वर्गीकी श्रेणियों में अलग अलग रखा जाता है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, वर्गीकी की इकाइयां कहते हैं। और जब से वर्गीकी और श्रेणियों का चलन शुरू हुआ है, तब से ही जाति, वंश और कुल आदि की कल्पना भी प्रारंभ मानी जाती है। वैसे जो मानव बुद्धि जब विकसित हो गई थी उससे काफ़ी पहले ही, मतलब आधुनिक वैज्ञानिक या उससे पहले के वैज्ञानिक, ठीक है,
इन्होंने जो जाति, कुल और वंश की संकल्पना दी थी उससे पहले भी ये तीनों वर्ड काम आते थे, यानी कि इनकी संकल्पना पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो जितने भी जाति, वंश, ऑर्डर, ये सब क्या हैं, ये सारे मिलकर वर्ग कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे जाति की। जाति की संकल्पना क्या है? पहले हम जाति के बारे में जानेंगे, फिर हम वंश के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे बाकी के जो हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जाति क्या है? देखिए, जातियों को एक तरह से वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको जाता है? कैरोलस लीनियस को। लेकिन लीनियस ने क्या कहा था कि लीनियस ने ये कहा कि जातियों का गठन मूल प्राकृतिक विभिन्नताओं के कारण हुआ है, अर्थात यह एक तरह का विशेष सर्जन मानता है। कैरोलस लीनियस जो जाति की उत्पत्ति को क्या मानता है? एक विशेष तरह का सर्जन मानता है कि जाति जो है वो कब बनी थी, या जातियों की उत्पत्ति जो हुई थी वो कब हुई थी? मूल प्राकृतिक विभिन्नताओं से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, यानी जो मूल प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं उसका मतलब ये है कि जो मूल लक्षण हैं उनमें से कुछ लक्षण जो है थोड़े भिन्न प्रकार के हो गए और उन्हीं से नई जातियों का विकास हुआ। बाद में डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑर्डरिंग ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन द्वारा जो पादपों की उत्पत्ति है, उसके अंदर बताया था कि जाति क्या है? जाति प्राकृतिक दबावों से उत्पन्न है। जाति को क्या बताया कि जाति प्राकृतिक दबावों से उत्पन्न हुई है। प्राकृतिक दबावों का मतलब ये है कि जो नेचुरल जो इफेक्ट होते हैं, प्राकृतिक दबाव यानी वातावरण जन्य, परिस्थितिक जन्य, ठीक है, तो उस आधार पर कुछ पादप अपने समूह से अलग हो जाते हैं। तो डार्विन ने ये कहा कि ये समूह से अलग जो पादप हैं वो उन्होंने अपनी एक नई जाति विकसित कर ली। ठीक है, बाद में जैसे जैसे जाति के बारे में और अवधारणाएं आई तो उन अवधारणाओं और सिद्धांतों में, या हम यूँ कहें जातियों के गठन में, मेंडल के आनुवंशिकी नियम और ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन नियमों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाति की एक आधुनिक परिभाषा अगर हम देखें तो जाति की आधुनिक परिभाषा ये कहती है कि पादपों का एक ऐसा समूह है जो बाह्य और आंतरिक आकारकी में समान हो और परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से जनन कर सकता हो। ठीक है, ये किसने दी थी? जॉन रे ने दी थी। जाति की आधुनिक परिभाषा किसने दी? कि पादपों का ऐसा समूह है जो बाह्य व आंतरिक आकारकी में समान हो और परस्पर जननक्षम हो, अर्थात मुक्त रूप से वो जनन परस्पर कर सकते हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। डार्लिंगटन ने एक परिभाषा दी थी। डार्लिंगटन ने 1928 में एक परिभाषा दी थी कि जातियां प्राकृतिक जनसंख्याओं का स्थायी रूप से अलग हुआ वह समूह है। दोबारा से सुनिए कि जातियां प्राकृतिक जनसंख्याओं का स्थायी रूप से अलग हुआ वह समूह है जिनके लक्षण आनुवंशिक आधार पर स्थायी होते हैं, जिनके लक्षण आनुवंशिक आधार पर स्थायी हो और वो परस्पर लैंगिक जनन कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि उनमें आनुवंशिक लक्षण एक जैसे होते हैं, ठीक है, और वो परस्पर लैंगिक जनन कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मूल समूह से अलग हो चुके हैं, इसलिए उनको जाति इसने कहा। ड्यूट्रीज ने एक परिभाषा दी थी, इसने दी थी 1928 में, और ड्यूट्रीज ने दी थी एक परिभाषा 1930 में, और इसने ये कहा था कि जातियां छोटी प्राकृतिक जनसंख्या है। जातियां क्या है? ड्यूट्रीज ने क्या कहा कि जातियां छोटी प्राकृतिक जनसंख्या है जो जीव रूपों में अलगाव की वजह से स्थायी रूप से अलग हो चुकी हैं। जीव रूपों का मतलब है जो पादप, जो भी जाति है या एक समूह है पादपों का,
उस समूह में अलगाव उत्पन्न हो जाता है, पारस्परिक प्रतिस्पर्धा आ जाती है भोजन के लिए, आवास के लिए, जनन के लिए। तो इस वजह से कुछ समूह अपने मूल समूह से अलग होकर नई जाति बना लेते हैं। तो ड्यूटीज कहता है प्राकृतिक जनसंख्याओं का, छोटी प्राकृतिक जनसंख्याओं का एक समूह है जाति, जो क्या है, अपने जीव प्रारूपों से अलगाव की वजह से अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषा थी जाति की। और वैसे जाति की आधुनिक परिभाषा मैंने आपको बताया कि जॉन रे द्वारा दी गई थी। तो जाति नाम और जाति की आधुनिक अवधारणा जॉन रे द्वारा दी गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 18,000 पौधों और जंतुओं का वर्णन किया था। जाति की जैविक धारणा, जाति की आधुनिक धारणा किसके द्वारा दी गई? आधुनिक धारणा तो दी गई थी जॉन रे के द्वारा। ठीक है, और जैविक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? जैविक धारणा दी गई थी अर्नस्ट मेयर द्वारा। ठीक है, तो जाति की जैविक धारणा अर्नस्ट मेयर द्वारा दी गई थी। इसे कहते हैं आधुनिक, जो इसे कहते हैं 20वीं सदी का डार्विन। 20वीं सदी का डार्विन किसको कहते हैं? अर्नस्ट मेयर को कहते हैं। तो मेयर क्या कहता है? मेयर ने भी एक परिभाषा दी जाति की कि ऐसे जीव या ऐसे सभी सजीव जो आपस में प्रजनन करके अपने जैसी ही प्रजननशील संतानें उत्पन्न कर सकते हो, एक ही जाति के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे सजीव जो परस्पर लैंगिक जनन या आपस में जनन कर अपने जैसी ही प्रजननशील संतानें उत्पन्न करने की क्षमता रखते हो, उसको हम क्या कहते हैं? एक ही जाति के, उनको हम कहते हैं एक ही जाति के सदस्य। ठीक है, लेकिन अर्नस्ट मेयर की परिभाषा अपूर्ण मानी जाती है। इसलिए अपूर्ण मानी जाती है कि सभी सजीव लैंगिक जनन थोड़ी करते हैं, सभी सजीव लैंगिक जनन नहीं करते। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने जनन के आधार पर बताया था, चूँकि सभी सजीव लैंगिक जनन भी नहीं करते हैं, कुछ लैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया लैंगिक जनन करता है। ठीक है, जो बीजीय जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो भी क्या करता है? अलैंगिक जनन करता है। माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पादप जगत का जोकर कहते हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है, वो भी क्या करता है? वो भी अलैंगिक जनन करता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन करते हैं, तो इसलिए जो अर्नस्ट मेयर है उसकी परिभाषा अधूरी या अपूर्ण मानी जाती है। तो जाति के निर्धारण में मुख्य लक्षण क्या माना जाता है? प्रजननशीलता है। जाति के निर्धारण में सभी वैज्ञानिकों ने एक तरह से मुख्य लक्षण क्या माना है? प्रजननशीलता, यानी जनन करने की क्षमता को आधार बनाया है। जबकि जो वर्तमान वर्गीकी या हम कह सकते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें जाति के इस लक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जाति के निर्धारण में प्रजननशीलता को या जनन की क्षमता को आधार नहीं बनाया जाता है। तो फिर किसको आधार बनाया जाता है? तो फिर आपको ये हमेशा याद रखना है, ये वाइवा का भी क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्गीकी में यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में जाति के निर्धारण में प्रजननशीलता को आधार नहीं बनाया जाता, वरन किसको आधार बनाया जाता है? आकारकीय लक्षणों को आधार बनाया जाता है। ठीक है, आकारकीय लक्षणों को आधार बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक कैटेगरीज की, यानी कि आंतरजातीय वर्गक। आंतरजातीय वर्गक, आंतरजातीय वर्गक क्या है? देखिए, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि आंतरजातीय वर्गक होते क्या हैं। आंतरजातीय वर्गक वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ही जाति के कुछ सदस्य, एक ही जाति के कुछ सदस्य संरचनात्मक, जैव रासायनिक और आनुवांशिक दृष्टि से बाकी पादपों से अलग हो जाते हैं या अलग हो सकते हैं,
तो ऐसे पादप समूहों को हम क्या कहते हैं? आंतरजातीय वर्गक कहते हैं। देखिए, ये कोई पादपों का समूह है, ठीक है। तो इस पादप समूहों में कुछ जो है वो जैव रसायन परिवर्तनों से, ठीक है, कुछ आनुवांशिकी और कुछ आकार की या संरचनात्मक, इनके आधार पर अलग अलग समूह बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो बने हैं समूह हैं, ये तीनों अपने मूल समूह से अलग हो जाते हैं। तो ये जो समूह हैं तीन बने हैं, ये तो जाति है, ठीक है, ये जाति है, और इनसे क्या है, इस जाति से तीन समूह और बन चुके हैं जो कि जैव रासायनिक, आनुवांशिकी या आकार की या संरचनात्मक लक्षणों में थोड़े भिन्न हैं। होते ये सारे एक ही जाति के हैं, तो ये कहलाते हैं आंतरजाति वर्गक। इनको हम क्या कहते हैं? आंतरजाति वर्गक। और इसके लिए एक शब्दावली है, तो इस शब्दावली को हम जानेंगे विस्तार से। पहला आता है इसमें शब्दावली में बायोटाइप। बायोटाइप, इसे जीव प्रारूप कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? जीव प्रारूप। तो बायोटाइप क्या है? प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाया जाने वाला एक ही जाति का पादप समूह है। प्राकृतिक रूप से समान वातावरण में पाया जाने वाला एक ही जाति का पादप समूह है जो आनुवांशिकी रूप से समान होता है, परंतु वातावरणीय या फिर जलवायुवीय कंडीशन की वजह से उनमें थोड़े लक्षण अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जीव प्रारूप क्या है? एक ही जाति का पादप समूह है जो आनुवांशिकी लक्षणों में समान परंतु जलवायुवीय कारणों से थोड़ा भिन्न होता है, ठीक है, थोड़ा भिन्न होता है। यानी ये आनुवांशिक लक्षण समान है, इसलिए जनन तो आपस में कर सकते हैं, परंतु जलवायुवीय कारणों से इनमें थोड़े लक्षण अलग हो सकते हैं। उनको हम कहते हैं बायोटाइप। होते ये एक ही जाति के सदस्य हैं। अगला है बायोटाइप के बाद इकोटाइप। नंबर 2 है इकोटाइप। इसे पारिप्रारूप कहते हैं, पारिप्रारूप कहते हैं। देखिए, इकोटाइप जो है वो शब्द का गठन किसने किया था? इकोटाइप शब्द किसने दिया? टूरेसन ने दिया था, टूरेसन, ठीक है। किसने दिया? टूरेसन ने। तो टूरेसन क्या कहता है कि ऐसी पारिस्थिति की इकाई है, पारिप्रारूप क्या है? ऐसी पारिस्थिति की इकाई जो एक ही आवास में जीनी हेर फेर से उत्पन्न हुई है। यानी आवास एक ही है, ये एक जाति है, ठीक है, सारी ये एक ही जाति है, क्लियर। तो एक ही आवास है, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि इनमें कुछ जीनी हेर फेर हो जाते हैं पादप जातियों में। तो उनसे क्या है? जीनी हेर फेर या जीनों की संरचनात्मक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं इसे हम। जीनी हेरफेर से उत्पन्न नया समूह है, ठीक है। जो उत्परिवर्तन है वो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। उत्परिवर्तन जीनी हेरफेर ही होता है एक तरह से। तो कुछ समूह क्या है, या एक या दो समूह अलग हो जाते हैं अपने एक ही आवास में जो मूल समूह है उससे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इकोटाइप कहते हैं। और वैसे इकोटाइप की एक और अच्छी परिभाषा हम देखें तो क्या हो सकती है कि भिन्न वातावरण में उगने वाले एक ही जाति के ऐसे भिन्न पौधे, भिन्न वातावरण में उगने वाले एक ही जाति के ऐसे पौधे, ये भिन्न वातावरण में हो गए ना दोनों, इसका वातावरण अलग है, इसका अलग है। तो एक ही जाति के भिन्न वातावरण में उगने वाले
पादप भिन्न पौधे जिनमें विभिन्नताएं आनुवंशिक रूप से स्थापित हो गई हैं। यानी मूल समूह से जो नया समूह बना है वो किस आधार पर बना है? आनुवंशिकी हेरफेर से बना है। तो ये लक्षण जो आनुवंशिकी नए लक्षण जो उत्पन्न हुए हैं उस नए समूह में वो इसमें स्थापित हो जाते हैं। अर्थात अगर इनको वापस यहाँ लाया जाए तो इनमें जो नए लक्षण उत्पन्न हुए हैं आनुवंशिकी वो भी इनके अंदर बने रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ आने पर ये लक्षण अस्थायी थे और ये वापस गौण हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आनुवंशिकी लक्षण जो होते हैं या आनुवंशिकी परिवर्तन जो होते हैं, आनुवंशिकी प्रतिक्रिया जो होती है वो नई जातियों में बनी रहती है। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इकोटाइप क्या होता है कि भिन्न वातावरण में उगने वाले एक ही जाति के भिन्न पौधे जिनमें आनुवंशिकी स्तर पर विभिन्नताएं स्थापित हो गई हैं। ठीक है, तो एक परिभाषा और दी थी ग्रिगोर ने, वो क्या कहता है? ग्रिगोर क्या कहता है? ग्रिगोर इसने भी एक परिभाषा दी थी। ग्रिगोर ने ये परिभाषा दी थी कि आकारकी और कारकी लक्षणों में भिन्न पादप जनसंख्या जो परस्पर जनन कर सकती है। आकारकी और कारकी लक्षणों में अलग होती हैं, यानी कि उनका आकार, उनकी आकार की जो है एक्सटर्नल फीचर जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है। उनमें फिजियोलॉजिकल जो क्रियाएं हैं वो भी थोड़ी अलग हो सकती हैं, परंतु वो आपस में जनन कर सकते हैं। तो इसको भी ग्रिगोर क्या कहता है? इकोटाइप कहता है। ठीक है, अब देखिए, अब ऐसे पादपों को यानी इनको अगर इनके समान वातावरण या मूल वातावरण में वापस उगाया जाए तो इनमें ये विभिन्नताएं मौजूद रहती हैं। ठीक है, जो नई विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है वो अगर इन पादपों को इनके मूल वातावरण में भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो ये विभिन्नताएं भी इनके अंदर बनी रहती हैं। ठीक है, तो एक इकोटाइप का पादप किसी दूसरे वातावरण में सुगमता से सर्वाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इकोटाइप किसी दूसरे, एक वातावरण का इकोटाइप किसी दूसरे वातावरण में सुगमता से सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इनमें विभिन्नताएं किस आधार पर आ चुकी हैं? आनुवंशिकीय आधार पर आ चुकी हैं। ठीक है, अगला आता है इसमें नंबर 3, वो आता है इकोफीन। इकोफीन, इसे हम इकेड भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलक या पारिज। ठीक है, ये क्या है? बहुत ही आसान है अनुकूलक। ठीक है, देखिए, एक ही जाति के पादपों को अगर अलग अलग वातावरण में उगाया जाए, ठीक है, ये एक ही जाति के पादप हैं। ठीक है, इनको अगर अलग अलग वातावरण में उगाया जाए ठीक है, ये अलग अलग वातावरण में उगे हैं, अलग वातावरण में उगाया जाए तो इनमें कुछ गौण अंतर उत्पन्न हो जाते हैं। किनसे? अपनी मूल जातियों से कुछ गौण अंतर इनके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि अब इन पादपों में और इन पादपों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, एक ही जाति के पादपों को अगर अलग अलग वातावरण में उगाया जाए तो उनमें कुछ गौण अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो परंतु ये अंतर तो उत्पन्न होते हैं, परंतु ये अंतर आनुवंशिकी स्तर पर स्थापित नहीं होते। जैसा कि हमने इकोटाइप में देखा था कि कैसे हो जाते हैं, वो आनुवंशिकी स्तर पर स्थापित हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर इकोफीन है तो इसमें ऐसा नहीं होता है। लक्षण जो नए बने हैं, नए जो गौण अंतर पैदा हुए हैं, वो आनुवंशिकी स्तर पर स्थापित नहीं होते हैं, और ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? अनुकूलक कहलाते हैं। ठीक है, इन पादपों को हम क्या कहेंगे? अनुकूलक कहेंगे। अगर इनको वापस से
अगर इनको फिर से यहाँ पर अपने मूल वातावरण में लाया जाए, इनको अगर वापस अपने मूल वातावरण में लाया जाए तो इनके जो गौण अंतर हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। इन पादपों में गौण अंतर उत्पन्न हुए थे जब इनको भिन्न वातावरण में उगाया गया, परंतु अगर इनको वापस इनके मूल वातावरण में लाया जाए तो इनमें जो गौण अंतर उत्पन्न हुए थे वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कुछ पीढ़ियों के बाद कि ये अपने मूल पादप समूह हैं जैसे ही वापस हो जाते हैं, यानी अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर इनका स्वभाव बदल गया था क्योंकि वातावरण अलग था, परंतु इनको अपने ही वातावरण में फिर से लाने पर ये अपने मूल स्वभाव में आ जाते हैं। ऐसे ही पादपों को क्या कहते हैं? अनुकूलक कहते हैं। ठीक है, आगे आता है इसमें लास्ट वैरायटी, किस्म। अगला है वैरायटी। वैरायटी क्या है? देखिए, वैरायटी जो शब्द है इसकी जो खोज मानी जाती है वो कैरोलस लिनियस द्वारा की गई मानी जाती है, यानी इस उपजातीय संवर्ग की पहचान का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को जाता है। तो किसी भी जाति के अंतर्गत पाया जाने वाला किसी भी स्तर की विभिन्नताओं युक्त पादप, किसी भी जाति के अंतर्गत पाया जाने वाला किसी भी स्तर की विभिन्नताओं युक्त पादप क्या कहलाता है? किस्म कहलाता है। इसे अर्ध जाति, सेमी स्पीसीज या सब स्पीसीज भी कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है क्रोसन। क्रोसन ने क्या कहा है? क्रोसन ने ये कहा है कि एक ही जाति का वो पादप समूह है, जाति एक ही है तो एक ही जाति का वो पादप समूह है जो आनुवांशिकी स्तर पर निर्धारित होता हो, वह लक्षणों के आधार पर विभेदनशील होता हो। यानी लक्षण थोड़े आकारकीय लक्षण अलग हो सकते हैं, परंतु आनुवांशिकी स्तर पर वो कैसा है? विभेदनशील होता है, यानी प्रजननशील होता है। आनुवांशिकी स्तर पर वो निर्धारित होता है, अर्थात आपस में जनन कर सकता है। देखिए, कॉलीफ्लावर को कहते हैं हम फूल गोभी। इसी तरह बंद गोभी और गांठ गोभी तीन होते हैं। कॉलीफ्लावर एक होती है पत्ता गोभी जिसे हम कहते हैं कैबेज, फिर नॉल गोल वो होती है गांठ गोभी। तो है तो तीनों गोभी ही, मतलब तीनों क्या है? एक ही जाति के सदस्य हैं, किस्म अलग अलग हैं। ठीक है, और ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये क्या है? आनुवांशिक स्तर पर निर्धारित हैं, परंतु लक्षणों के आधार पर विभेदनशील होते हैं। इनमें थोड़े बाह्य लक्षण कुछ अलग होते हैं। तो ये था वैरायटी। तो ये सारे क्या हैं? आंतरजातीय वर्गक हैं, इनको हम जाति के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें अगली क्लास में। थैंक यू।